हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब भी हम लाइफ में अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करते हैं सबसे पहली पहली बार तो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। इस बात को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और इसमें 10 स्टेप्स हैं जो आपको जानना जरूरी है कि आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि आपको समझना होगा स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आती है सेबी। ये होती है गवर्निंग बॉडी, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पर कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जिसमें पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो सेबी के अंडर में है और सेबी इन पर निगरानी रखती है कि स्टॉक एक्सचेंजेस का वर्क ठीक से हो रहा है या नहीं। अब इनके अंदर आते हैं डिपॉजिटरीज, जिनको हम बोलते हैं, जहाँ पे शेयर स्टोर होते हैं। तो ये भी दो डिपॉजिटरीज हैं, एक है सीडीएसएल और दूसरी है एनएसडीएल। ये जो डिपॉजिटरीज हैं इसमें जितने भी शेयर आप हम कोई भी बाय करता है तो इन डिपॉजिटरीज के पास चले जाते हैं स्टोर होने के लिए। अब जो तीसरी चीज आती है इसके बाद वो होती है ब्रोकर्स, जो हमारे लिए अकाउंट्स खोलते हैं या किसी भी इन्वेस्टमेंट फ्रेटर्निटी के लिए अकाउंट्स खोलते हैं। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं, अब इसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं बैंक्स जो कि अकाउंट्स खोल सकते हैं आपका, और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। अब इन दोनों में भी फर्क होता है। अब इनमें फर्क क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो आपको एक रेगुलर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, हर स्टॉक्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और थोड़ा न्यूज वगैरह ऐसी चीजें कवर करते रहते हैं। तो उसके ये एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, प्लस इनके बाइंग और सेलिंग के भी कुछ चार्जेस होते हैं। जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो बहुत मिनिमल पैसे पर काम करते हैं, मतलब आपसे चार्जेस बहुत कम लेते हैं, अपफ्रंट चार्जेस। लेकिन वो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं, उसमें बाइंग या सेलिंग में कुछ मिनिमल परसेंटेज ऑफ चार्जेस होते हैं। तो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, मोस्टली इन्फॉर्मेशन कम देंगे पर आपके लिए आपका जो है पैसा थोड़ा कम लेते हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर भी और साथ साथ आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी। तो बेटर ये होता है कि जब भी आप अकाउंट खोलें तो हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ खोलें। अब बैंक्स के नाम तो आप जानते ही हैं कि काफी सारे बैंक्स होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, जैसे कि कोटक बैंक हो गया। तो ऐसे काफी सारे बैंक्स होते हैं जो आपका डीमेट अकाउंट खोलते हैं, और दूसरे हो गए डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो अब जो भी अकाउंट खोलता है उसको भी हम जान लेते हैं। ये अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो जब भी हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं पैसे डिपॉजिट करने के लिए, तो वो दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, हम सभी जानते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। इसी तरीके से जब हम अपना स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है, जिसका मतलब होता है डीमैटेरियलाइज फॉर्मेट, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि पहले क्या होता था कि पहले पेपर्स पर आपको शेयर मिलते थे, अब उन पेपर्स को कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्मेट में एक डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में आपका शेयर स्टोर होते हैं। यानी कि आपको एक रिटर्न फॉर्मेट या रिटर्न फॉर्म में आपके शेयर स्टोर हो जाते हैं डिपॉजिटरीज के पास। तो इसके लिए आपके लिए एक यूनिक नंबर मिलता है जिसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं, जैसे बैंक अकाउंट का एक यूनिक नंबर होता है। तो ये डीमैट अकाउंट आपका इन डिपॉजिटरीज के पास रहता है, जिससे आपको इनके पास शेयर्स रहते हैं जो भी आपने बाइंग की होती है, और इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन होती है। तो अब आपको क्या करना होता है कि हमने जो फर्स्ट पॉइंट में बात की थी कि आपको स्टॉक मार्केट जर्नी में सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो है कि आपको, हम इसमें इस पॉइंट को थर्ड पॉइंट में कवर कर लेते हैं कि हमें जो डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है वो आप कोशिश करें कि डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ ओपन करें। अब इन डिस्काउंट ब्रोकर्स के हम नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से नाम हैं। तो इसमें काफी सारे नाम आते हैं, काफी रिप्यूटेड नाम हैं, जैसे कि जीरोधा, ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। जैसे कि एंजल ब्रोकिंग के बाद जैसे कि ग्रो, उसके बाद जैसे कि अपस्टॉक्स, इसके बाद जैसे कि मीरा एसेट। तो ऐसे काफी सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जहाँ पर आप अपने अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट्स खोल सकते हैं। इनमें अब आपको क्या फायदा होगा वो हम जान लेते हैं कि आपके अकाउंट ओपनिंग फीस
अकाउंट ओपनिंग फीस होगी वो बिल्कुल मिनिमम होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या क्या फायदे आपको होंगे अकाउंट खोलने पर। दूसरी बात कि आप जब अकाउंट खोलते हैं और अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो परसेंटेज ऑफ चार्जेस कंपेयर टू बैंक वो काफी कम होते हैं। परसेंटेज चार्जेस आपके मिनिमम होते हैं या बहुत कम होते हैं। उसके बाद आपके टैक्स और आपके बाइंग या सेलिंग जो भी हम कह सकते हैं उस पर भी चार्जेस आपके कम हो जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ट्रेडिंग चार्जेस आपके कम हो जाते हैं। इसके बाद आपको जो इनमें फ़ायदा मिलता है कि हो सकता है कि आपको लाइफ टाइम फीस एक ही बार देनी पड़े, जो भी मिनिमल फीस होती है। उसके बाद ये अकाउंट आपके लिए हमेशा के लिए फ्री भी हो जाते हैं। तो इनके पास ये भी स्कीम होती है कि लाइफ टाइम आपको कोई भी एनुअल चार्जेस या एनुअल फीस नहीं देनी पड़ती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो एक AMC होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, डीमैट अकाउंट के लिए वो आपको नहीं लगता है जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ। तो ये मैंने कुछ नाम बताए हैं आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ। इसके अलावा और भी हैं जो आप अपने लिए स्टडी करके अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो ये थी कि हमने अब एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। अब क्या होगा, अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम अपना डीमैट अकाउंट हमने ओपन किया कि अब ये हमारा जब डीमैट अकाउंट ओपन होता है तो इसके लिए लगभग हम कह सकते हैं 2 to 5 डेज लग जाते हैं जब ये अकाउंट हमारा पहली बार ओपन होता है। तो अब इसमें आपको क्या चुनना होता है, इसमें आपको देखिए ट्रेडिंग प्लस आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट खोलना होता है। तो आपको ये ऑप्शन मिलता है उसमें ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको किस सेगमेंट में करना है। तो आप हमेशा सबसे पहली बार इक्विटी सेगमेंट को चुने, ठीक है। और इसके अलावा आप अभी शुरू की स्टेज में उसमें ऑप्शंस आते हैं F&O, यानी ये होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद कमोडिटी। तो ये जो चीजें हैं ये आप शुरू में ना चुने और इस सेगमेंट को आप क्लोज्ड ही रखें। बाद में आपको अगर इंटरेस्ट आता है, जब आप स्टॉक मार्केट में काफी साल इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तभी आप F&O या कमोडिटी सेगमेंट में जाएं। इनकी डिटेल्स हम बाद में सीख लेंगे। तो सबसे पहले आपको इक्विटी सेगमेंट को ओपन करना है अपने लिए, जिसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि हमने जब इक्विटी सेगमेंट हमारा अब एक्टिवेट हो गया है तो अब हमें क्या करना होता है। अब हमें सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपने जो पैसा है वो स्टार्ट कर दिया लगाना। अब आपको एक तो वॉच लिस्ट बनानी होती है। अब ये वॉच लिस्ट क्या होती है, ये होती है कि शेयर्स जो आपको इंटरेस्ट हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर्स में। अब इसमें जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें काफी सारे सेक्टर्स होते हैं। तो हम उन सेक्टर्स को जान लेते हैं। एक होते हैं बैंकिंग सेक्टर्स, एक होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर यानी कि IT सेक्टर, एक होता है FMCG सेक्टर यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, एक होता है आपका फार्मा सेक्टर, इसके बाद एक होता है आपका केमिकल सेक्टर, इसके बाद एक होता है आपका ऑटो सेक्टर, इसके बाद एक होता है आपका रियलिटी सेक्टर यानी कि प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट सेक्टर, एक होता है आपका जितने भी आपका जो कंस्ट्रक्शंस वाला सेक्टर है वो होता है, एक होता है आपका, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं। एक हो गया आपका एविएशन सेक्टर, एक हो गया आपका मीडिया सेक्टर। तो ऐसे काफी सारे सेक्टर्स हैं। तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना होता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है, उसकी अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हैं आप। कि बैंकिंग के आपने 2 बैंक चुन लिए या आपने FMCG के 2 स्टॉक्स का चुन लिया। तो आप क्या करेंगे, तो वॉच लिस्ट जो होती है उसमें आप क्या करिए, सबसे पहला काम 5 या 6 डिफरेंट सेक्टर्स चुन लीजिए, 1 to 5 सेक्टर्स। अब इन सेक्टर्स में आप क्या करिए कि जैसे बैंकिंग है तो उसमें आपने बैंकिंग के टॉप 3 बैंक चुन लिए। टॉप 3 बैंक्स आपने चुन लिए कि इन बैंक्स को आप ऑब्जर्व करेंगे और इनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। IT की आपने सेकेंड वॉच लिस्ट बनाई, ठीक है। उस सेकेंड वॉच लिस्ट में आपने IT सेक्टर्स के टॉप IT कंपनीज को चुन लिया। उनको बस चुनकर आपने देखना स्टार्ट करना है। 1-2 दिन आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऐसे ही FMCG, तो ऐसे करीब आप 5 सेक्टर चुन सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। ये मैंने सीक्वेंस बताया, आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं कि आपको कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है। उसके 2 या 3 या 4 या 5 कंपनीज को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। तो ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। ये जब आपने अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोला, आपका इक्विटी सेगमेंट एक्टिवेट हो गया, आपने सबसे पहले वॉच लिस्ट बना ली। उसमें आपने सेक्टर्स चुने और उसमें सेक्टर्स में टॉप ही कंपनीज को चुना हर एक सेक्टर में। ऐसे 5 सेक्टर्स आपने चुन लिए अपने लिए।
अब आपको क्या करना है, 6 पॉइंट अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपने अपने लिए सेक्टर्स चुन लिए हैं तो अब आपको एक और चीज ध्यान देनी है इन्वेस्टमेंट जर्नी से पहले कि आपको एक कैटेगरी बनानी है। वो कैटेगरी होती है लार्ज कैप, दूसरा हो गया मिड कैप और तीसरा हो गया स्मॉल कैप। तो जैसा मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि आपको टॉप 3 बैंक चुनने हैं एक वॉच लिस्ट के अंदर, टॉप 3 आईटी कंपनी एक वॉच लिस्ट के अंदर, टॉप 3 एफएमसीजी कंपनी। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि पहली कंपनी आप लार्ज कैप चुन सकते हैं, दूसरी मिड कैप चुन सकते हैं और तीसरी स्मॉल कैप चुन सकते हैं, और ऐसे आपकी एक वॉच लिस्ट एक सेक्टर की आपकी बन जाती है। तो अब इससे आपको क्या फायदा होगा, देखिए जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं यानी कि ये वो कंपनीज होती हैं जिसमें वोलेटिलिटी कम होती है। वोलेटिलिटी यानी कि स्टॉक मार्केट में का जो स्टॉक का जो प्राइस होता है वो ऊपर और नीचे जाता ही है, पर ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी कम होती है। यानी कि अगर आपने एक स्टॉक में 100 रुपए भी लगाए होते हैं तो ये जो है 99 रुपीज होगा या 101 रुपीज होगा। मतलब फ्लक्चुएशन देखते हैं कितनी कम हो रही है। यही अगर आप मिड कैप कंपनी को चुनते हैं और आप 100 रुपए लगाते हैं तो ये मिड कैप कंपनी का जो है 90 रुपीज हो जाएगा या 110 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इसमें फ्लक्चुएशन। और स्मॉल कैप में क्या होगा कि यही जो आपने 100 रुपए लगाए हैं ये आपके हो सकते हैं एक साथ ही 50 रुपए या 150 रुपए। इतना बड़ा फ्लक्चुएशन होता है। ऐसे ही अलग कैटेगरीज भी होती हैं, माइक्रो कैप होती है। अब माइक्रो कैप में क्या क्या हो जाता है कि अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो वो हो सकता है कि एकदम से आपके 200 रुपए हो जाएं, या हो सकता है कि वो आपके 10 रुपए रह जाएं। हमें क्या करना है कि अब आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जब लार्ज कैप हम देख रहे हैं तो प्राइस एकदम से नहीं गिरता है, एकदम से नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब कि रिस्क कम हो गया। और क्या है कि हमारे साथ क्या है कि हमारी नॉलेज भी अभी कम है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हमारी नॉलेज कम है तो हमें अभी रिस्क भी कम ही लेना चाहिए। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी तो हम रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। इसीलिए आप अपने पोर्टफोलियो में सबसे पहला वेटेज लार्ज कैप कंपनीज को दें, क्योंकि अभी आप सीख रहे होते हैं। दूसरा, आप कंपनी जो चुन रहे हैं वो मिड कैप चुन सकते हैं, और तीसरी कंपनी जो आप चुन सकते हैं वो स्मॉल कैप चुन सकते हैं, ये भी स्टडी के बाद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो आप स्टार्टिंग में 3 लार्ज कैप भी चुन सकते हैं, पर कभी भी आप ये ना करें कि 3 स्मॉल कैप चुन लिया आपने तो उसमें आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा और नॉलेज कम होने की वजह से आपका स्टॉक मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 7th पॉइंट। और 7th पॉइंट में आप देखिए, आपने जैसे कि हमने डिस्कस किया था लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब सपोज आपके पास पहली बार आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास 10,000 रुपए हैं। ठीक है, हम इतना मान के चल रहे हैं, कम भी हो सकता है इससे ज्यादा भी, आप जैसा भी, लेकिन शुरू में अगर इतना है तो ठीक है। ठीक है, अब 10,000 को आप कैसे डिवाइड करें। ठीक है, सबसे पहले आप 10,000 को ये मान के चलिए कि आप पहले लार्ज कैप कंपनी जो आपने अपने लिए सेलेक्ट की है उसमें एटलीस्ट 5,000 रुपीज आप डालें। ये रेशियो है, आप इसको समझ के चलिएगा कि 5,000 रुपए आप लार्ज कैप की एक या दो कंपनीज में आप चुन सकते हैं, या 3 कंपनीज भी, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है हमारी कि आप मिड कैप कंपनीज में आप कौन सा कितना अमाउंट डालेंगे। ये समझिए कि आप इसमें 3,500 रुपए आप मिड कैप कंपनीज चुन सकते हैं। इसमें भी आप 1, 2 या 3 कंपनीज चुन सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, आप कितना देना चाहते हैं किस कंपनी के शेयर को और किस प्राइस पे। हो सकता है लार्ज कैप कंपनी एक ही आपको मिले 5,000 में। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा। बस आपको पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है कि लार्ज कैप में अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आपने उसमें 5,000 रुपए लार्ज कैप में डाले, यानी कि 50% तो पहले पैसा आपको लार्ज कैप में लगा दिया, बाकी बचा हुआ उसके बाद आपको 3,500 जो है वो आपने मिड कैप में लगाया। अब हमारे पास बचता है लास्ट ऑप्शन यानी कि स्मॉल कैप। तो अब स्मॉल कैप के लिए हमारे पास जो 1,500 रुपए बचते हैं, तो इस 1,500 रुपए को भी हम 1 या 2 या 3 कंपनीज में प्राइस के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे भी हमने स्टडी की है। तो ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अपने पहले अमाउंट को इस तरीके से आप इन्वेस्ट करें तो आपका इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे आपका एक स्टेबल पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है, तो इस स्टेबल पोर्टफोलियो में क्या होगा कि आपका जो है, हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो है आपका स्टेबिलिटी ठीक रहेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है। अब इसमें क्या है कि स्टेबिलिटी ठीक है या बढ़ी हुई है, तो इसमें आपका जो रिटर्न्स हैं वो भी ऑन एन एवरेज ठीक ही रहेंगे। रिटर्न्स भी आपके ठीक ठाक बन सकते हैं। ठीक है, हम इसमें रिटर्न्स का
15% अगर हम मान के चलें तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं 10 से 15% मिनिमम इस पोर्टफोलियो में रिटर्न आना चाहिए। 1 साल का रिटर्न हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 ईयर का रिटर्न इस पोर्टफोलियो में आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, ये हमारा हो गया था 7th पॉइंट, आपको अपने पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम आ जाते हैं 8th पॉइंट पर। अब जब हमने पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है तो अब कोशिश करिएगा कि कभी इतनी जल्दी दोबारा से इन्वेस्टमेंट ना करें। अब आपके पोर्टफोलियो अब आपका बन चुका है, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अब हम बात करें पोर्टफोलियो की, इसमें कितने शेयर्स होने चाहिए। अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था, तो आप ये मान के चलिए कि आप शुरू में मैक्सिमम लार्ज कैप में 2 या 3 शेयर्स रखें। ठीक है, उसके बाद ये लार्ज कैप के हो गए। उसके बाद मिड कैप में आप फिर से 1 या 2 शेयर्स रख सकते हैं, ये मिड कैप के हो गए। और स्मॉल कैप में हम कह सकते हैं कि आप इसमें भी 1 या 2 शेयर्स रखें। ठीक है, ये स्मॉल कैप है। तो टोटल पोर्टफोलियो के शेयर्स जो हैं, आपके टोटल शेयर्स जो होंगे वो पहली इन्वेस्टमेंट पे हमेशा, अगर हम मैक्सिमम भी काउंट करें तो 7 शेयर्स के आसपास आपका होना चाहिए। और इस 7 शेयर्स को आप अब जब नेक्स्ट इस 7 शेयर्स का आप पहला वाला पोर्टफोलियो बनाते हैं, इसको आप 1 महीने तक स्टडी करें और इन्वेस्टमेंट ना करें। अब हम आ जाते हैं 9th पॉइंट पर। तो 9th पॉइंट हमारा कहता है कि जब आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब भी करें, चाहे 15 दिन बाद या 1 महीने बाद जब भी करेंगे, तो ये जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी होगी, अब इस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि अब आपका जो शेयर्स हैं, अगर आप उन्हीं शेयर्स में वापस एवरेज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए कि ऐसे ही इसी रेशियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने पोर्टफोलियो को 15 शेयर्स तक मैक्सिमम आप अलॉटमेंट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि 15 शेयर्स को ही आप रखिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। ट्रैक करने का मतलब है कि शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हर शेयर वोलेटाइल होता है। लार्ज कैप में वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, तो इस वोलेटिलिटी को आप जो है ट्रैक कर पाएंगे। तो जो आपके 15 शेयर्स हैं उनको आप ऊपर या नीचे जाते हुए आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। इसके जैसे अगर ज्यादा शेयर्स होंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगी, क्योंकि आप हो सकता है गलतियां भी ज्यादा कर दें। तो ये था 9th पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम पोर्टफोलियो का जो अलॉटमेंट रखेंगे वो 15 शेयर्स का रखेंगे, इससे ज्यादा आप ना रखें तो ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है कि जब हमने सब कुछ कर लिया है, हमने अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया है, ठीक है, अब बात आती है एवरेजिंग की। अब जब भी हम एवरेज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है, अब आपके पास तीनों कैटेगरी के शेयर्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। एवरेजिंग कैसे करनी है, इसका एक रूल आप बना लीजिएगा कि हमेशा जब भी शेयर, अगर हम कहें 5% गिरता है किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, तो आप इसमें पहली इंस्टॉलमेंट मतलब कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। मोस्टली अगर आप देखिए कि लार्ज कैप अगर 5% गिरता है तो आप इसमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ये लार्ज कैप के लिए है। ठीक है, मिड कैप को अगर आप मान के चलें कि अगर मिड कैप 10% गिरता है तो आप इसमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, और यही अगर स्मॉल कैप जो है 20% गिरता है तब आप इसमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। तो ये हम गिरावट की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर लार्ज कैप 5% ऊपर जाता है तो 5% अप में लार्ज कैप में आप इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। इसी तरीके से मिड कैप में आप 10% पे अपनी इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं और स्मॉल कैप में भी आप 20% अगर ऊपर जाता है तो आप अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। ये है स्मॉल कैप। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे आपकी दोनों तरफ की एवरेज एक तरह से अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर स्टॉक्स वापस अपने पुराने लेवल्स पर भी आते हैं गिरने के बाद या ऊपर जाने के बाद, तब भी आपकी एवरेज एक तरह से उतनी बरकरार रहेगी कि ना आपको ज्यादा लॉस होगा ना आपको ज्यादा प्रॉफिट रहेगा और आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन रहेगा, जो कि आपको ऑन एन एवरेज एक साल में 10 से 15% का रिटर्न आराम से दे सकता है। तो ये था कुछ बेसिक चीजें जब आप स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको इन बातों से समझ में आया होगा कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। तो हमने कुछ चीज़ें सीख ली हैं कि पोर्टफोलियो हमारा कैसे बनेगा। इसके बाद हमने चीज़ें सीखी हैं कि हमारा स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है, स्टॉक सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी से आपको आगे ये चीज़ ले जाएगी। और तीसरी बात आपको सीखनी है कि हमेशा हमेशा एक लॉन्ग टर्म होराइजन आप रखेंगे, कभी भी शॉर्ट टर्म नज़रिया ना रखें। तो लॉन्ग टर्म नज़रिए का मिनिमम मतलब है कि एटलीस्ट 5 साल से 10 से 15 साल तक का आप होराइजन लेके चलें कि एटलीस्ट इतना तो हम स्टॉक मार्केट में जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इतना तो टिके। इसके बाद आगे जितना भी होता है वो आपका फ़ायदा है। अब एडिशनल फ़ायदे इससे क्या मिल सकते हैं आपको वो भी एक बार जान लेते हैं। अगर ऐसा आप पोर्टफोलियो बना लेते
हैं, ठीक है। तो इससे आपको 3-4 फायदे मिल सकते हैं। एक होता है कंपाउंडिंग, इसको हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। कंपाउंडिंग क्या होगी? अगर हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके बाद अगर आप ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो को रखते हैं, इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपका जो रिटर्न्स है, यानी कि आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, यानी कि मिनिमम 10 से 15% का सालाना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और तीसरी बात है कि आपके साथ आपके पास स्टॉक के प्राइस की अप्रिसिएशन तो मिलेगी, यानी कि स्टॉक का प्राइस तो लगातार बढ़ेगा ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ साथ आपको हो सकता है कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलता रहे, जो कि हर 3 मंथ पे या एवरी 6 मंथ आपके पास, अगर कंपनीज आपने जैसी भी चुनी है उस हिसाब से मिल सकता है। ये कुछ फ़ायदे हैं जो आपको अगर ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टॉक मार्केट की स्टार्टिंग स्टेजेस। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।